ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, पहली बात। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कह रहा है विच मैलिग्नेंट टाइप नियोप्लाज्मा आर रिलेटेड टू एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ WBC। ठीक, तो देखो हमको पता है जो कैंसर होता है, ठीक है, इसमें एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीजन होता है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस बात से तो पता चल रहा है कि एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कैंसर है। और जब WBC का ये चीज़ हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकीमियाज बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। इसमें जो ल्यूकोसाइट होता है वो इतना जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, इतना जल्दी जल्दी बनता है कि वो इमैच्योर ही रह जाता है, मैच्योर नहीं हो पाता। सप्रेस प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल, इसकी वजह से नॉर्मल ब्लड सेल जो होती है वो नहीं बन पाती। ठीक है, फिर उसके बाद मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, अब देखो एडल्ट में अगर पूछता है सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा ल्यूकीमिया होता है, तो CLL नाम होता है उसका। ठीक है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और बच्चों में ऑल नाम का होता है। ठीक है, देखो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया ये यूजुअली किसमें, ये 50 साल के बाद होता है। ठीक है, ओल्ड एज ल्यूकीमिया है ये। फिर उसके बाद बच्चों में मैंने बताया था ऑल टाइप, मतलब एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो होता है ये क्या होता है, बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, 15 साल के पहले देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया के लिए तो ये देखो ब्लड बोन मैरो जो होता है वही WBC RBC और इन लोग को बनाता है। तो बोन मैरो में ही तो प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से एस्पिरेट करेंगे बोन मैरो को, वहाँ से पता करेंगे ल्यूकीमिया के बारे में। तो ल्यूकीमिया के डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, बोन मैरो एस्पिरेशन होता है, जैसे थैलासीमिया में था। फिर उसके बाद वही बोन मैरो बायोप्सी करेंगे, ल्यूकीमिक ब्लास्ट फेज सेल को चेक करेंगे। फिर ल्यूकीमिया का गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, बायोप्सी। कैंसर के केस में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो बायोप्सी ही होता है। ठीक है, कोई भी कैंसर हो, और यहाँ बोन मैरो से रिलेटेड है तो बोन मैरो बायोप्सी। फिर कह रहा है कि जो ऑल का पेशेंट है उसमें क्या साइन सिम्टम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो ऑल में क्या होगा कि बोन मैरो सब, मतलब बोन मैरो में जो एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा, WBC फालतू की बनने लगेंगी, है ना, RBC भी नहीं ठीक से बनेगा, तो क्या होगा, एनीमिया होगा और पटिकियाई होगा। ठीक है, क्योंकि इमैच्योर टाइप की प्लेटलेट और WBC बनेंगी, और अगर ये बनेंगी तो RBC भी नहीं बन पाता। ठीक है, इस वजह से एनीमिया होगा और पटिकियाई होगा। तो ल्यूकीमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। पहली बात पैनसाइटोपिनिया होगा। पैनसाइटोपिनिया मतलब हमने पढ़ा था, पिनिया मतलब कम होना, पैनसाइटो मतलब जितने भी ब्लड कंपोनेंट होंगे, ब्लड सेल होंगी, जैसे RBC WBC प्लेटलेट, ये सब कुछ कम हो जाएंगी। ठीक है, उसको बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। इस वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया हुआ तो पिलार कलर हो जाएगी स्किन, फटीक रहेगा, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा रहेगा क्योंकि इसमें WBC क्या होगी, मैच्योर नहीं हो पाएगी, है ना। इस वजह से फीवर आएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्योंकि प्लेटलेट नहीं बने होंगे तो पटिकियाई होगा, ईजिली ब्रूजिंग हो जाएगा। इनफिल्ट्रेशन ऑफ बोन मैरो बाय मैलिग्नेंट सेल विच कॉज एनोरेक्सिया, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड पेन इन बोन एंड जॉइंट। बोन जो होंगी, जॉइंट्स जो होंगी वो बहुत फ्रेगाइल हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगे, इस वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, अपने आप हड्डी टूट जाएगी। ठीक है, एनोरेक्सिया होगा क्योंकि बोन मैरो में जो कैंसर सेल थी वो इनफिल्ट्रेट कर जाएंगे, बॉडी में इधर उधर चली जाएंगी। फिर क्रेनियल नर्व, याद रखना क्रेनियल नर्व जो होगी 7 क्रेनियल नर्व जो होगी, स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व होगी। कौन सी क्रेनियल नर्व, 7 क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और नोजिया, वॉमिटिंग और क्या होता है, हेडेक और डिप्लोपिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हिपैटोस्प्लीनोमेगाली होगी और लिम्फेडिनोपैथी होगा। इसमें क्या होगा, स्प्लीन और जो लिवर है वो बड़ा हो जाएगा, लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी। फिर उसके बाद बच्चे में ओवरवेट हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सम चाइल्ड
ओवरवेट हो सकता है बट ये ज़रूरी नहीं है, ओवरवेट जनरली नहीं होता है, देखने को नहीं मिलता। फिर कह रहा है ल्यूकीमिया का एक बच्चा है, उसका केयर कर रहे हैं, तो उसके में क्या एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, तो इंक्रीज वेट गेन ऐसा नहीं होता है ल्यूकीमिया में, ठीक है। फटीकनेस वीकनेस होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, एलोपेजिया भी हो सकता है बट ये भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ठीक है, इसीलिए इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर कह रहा है 6 ईयर ओल्ड न्यूली डायग्नोज्ड विद ऑल ड्यूरिंग असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सिम्टम वुड यू एक्सपेक्ट, मतलब ऑल हुआ है बच्चे को तो हम कौन सा साइन सिम्टम उसमें देखेंगे। तो पहला कह रहा फीवर, तो हाँ क्योंकि WBC जो है इमेच्योर रहेगी, बनेगी तो बहुत सारी लेकिन इमेच्योर बनेगी। पेलार कलर होगा बॉडी का क्योंकि एनीमिया हो जाएगा। बोन और जॉइंट पेन होंगे, हाँ क्योंकि मैलिग्नेंसी की वजह से, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, तो ये बात सही है। फिर उसके बाद कह रहा है एक पेशेंट है उसको ल्यूकीमिया हुआ, ठीक है, फिर से वही सिम्टम पूछ रहा है, तो हमको पता है ब्रूजिंग होगा क्योंकि प्लेटलेट क्या होगा, प्लेटलेट नहीं बना होगा, फटीकनेस रहेगी और बोन पेन होगा, पढ़ लिए हम। फिर उसके बाद कह रहा है कि ल्यूकीमिया के केस में एब्डोमिनल पेन बता रहा है, पेशेंट कह रहा है मुझे पेट में दर्द हो रहा है। इस बात से हम क्या समझेंगे कि उसको एब्डोमिनल पेन ल्यूकीमिया में क्यों हो रहा है, ठीक है, मतलब ल्यूकीमिया में एब्डोमिनल पेन क्यों होता है। तो हमने पढ़ा था ना कि ल्यूकीमिया में हिपैटोस्प्लीनोमेगाली और लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलता है। तो क्या होगा, लिवर बड़ा हो जाएगा, स्प्लीन बड़ा हो जाएगा, इस वजह से उसके पेट में क्या होगा, दर्द होगा। क्योंकि हमको पता है कि जो इंक्रीज्ड इमैच्योर होंगे WBC ये लिवर में आके और स्प्लीन में आके क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक, इकट्ठे हो जाएंगे, इमैच्योर रहेंगे, तो इस वजह से जो लिवर का साइज है, स्प्लीन का साइज है, ये बड़ा हो जाएगा, तो इसी वजह से हिपैटोस्प्लीनोमेगाली होगी, पेट में दर्द होगा। फिर कह रहा है ल्यूकीमिया हैविंग नोजिया शुड बी ऑफर्ड, मतलब अगर किसी को ब्लड कैंसर है और उसको वॉमिटिंग की तरह लग रहा है, ठीक है, नोजिएटेड मिचली आ रही है, तो उसे क्या ऑफ़र करेंगे, तो उसको ठंडा पानी ऑफ़र करेंगे, ठीक है। क्यों, ल्यूकीमिया पेशेंट शुड प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील विद हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट दैट रिक्वायर लिटिल च्यूइंग लाइक कोल्ड क्लियर फ्लूइड। तो इसमें देखो लो कैलोरी लो प्रोटीन देंगे नहीं, वार्म क्लियर फ्लूइड नहीं, कोल्ड क्लियर फ्लूइड देते हैं, ठीक है, ल्यूकीमिया में। फिर उसके बाद कह रहा है कि ल्यूकीमिया में अगर मिचली आ रही है तो कौन सा बेवरेजेस मतलब पीने वाले पदार्थ, ठीक है, पेय पदार्थ को बेवरेजेस बोलते हैं, तो क्या ऑफ़र करेंगे, तो वही प्लेन वाटर, नॉर्मल वाटर ऑफ़र करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से हाँ ऑरेंज जूस भी हो सकता है, क्योंकि ऑरेंज जूस में क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल ही रखेंगे, साथ में उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, है ना, प्रोटीन भी होगा, विटामिन्स भी होंगे, तो मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है, ऑरेंज जूस भी, प्लेन वाटर, दोनों सही है, बट एक बार देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन कि ये तो पता ही है स्पाइसी फूड तो किसी में भी नहीं देते हैं, किसी भी बीमारी में। फिर कह रहा है कि एक ऑल का पेशेंट था, उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया ताकि उसका ब्लड कैंसर ठीक हो जाए। टू प्रोवाइड ए सेफ इफेक्टिव केयर इन्वायरमेंट व्हाट वुड बी इंक्लूडेड इन प्लान ऑफ केयर। अब तुम उस बच्चे को सेफ और इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट केयर देने के लिए क्या चीज़ अपने उसमें केयर प्लान में ऐड करोगे। फिर रेक्टल टेम्परेचर एवरी 4 आवर्ली मॉनिटर इन्फेक्शन, नहीं, रेक्टल टेम्परेचर हमको नहीं करना होगा, क्योंकि रेक्टल टेम्परेचर और जो कैथेटराइजेशन है, जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर होते हैं, जैसे इंजेक्शन हो गया या फिर रेक्टल टेम्परेचर हो गया, ये कैथेटराइजेशन हो गया, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद नहीं किया जाता, ठीक है, अवॉइड किया जाता है जितने भी इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं। उसके बाद उसको इन्फेक्शन से बचाना होता है उस समय, ठीक है, क्योंकि क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ तुरंत तो WBC बनेगी नहीं, है ना, WBC उसके होगी नहीं, उसका डिफेंस जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल ही लो होगी, तो इन्फेक्शन का खतरा उसको बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसीलिए वो ऐसे बच्चे को क्या करेंगे, जब उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा तो आइसोलेट करके रखेंगे कि उसे इन्फेक्शन ना हो।
ठीक है। फिर उसके बाद है कि एनकरेज चाइल्ड टू गो प्ले रूम एंड लिमिटेड आइसोलेशन, नहीं लिमिटेड आइसोलेशन नहीं रखना, उसको फुल्ली आइसोलेशन में रखना है, प्ले रूम में नहीं जाने देना है। यूज़ ऑफ एग क्रेड आर अदर प्रेशर रिड्यूसिंग मैट्रेसेस, मतलब ऐसे गद्दे रखने हैं जो प्रेशर को रिड्यूस करें। तो ये सही बात है, क्योंकि प्रेशर रिड्यूसिंग से क्या होगा कि जो ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग, उसका खतरा, प्रेशर नहीं पड़ेगा तो खतरा नहीं रहेगा, ठीक है, घाव होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हो जाएगा इसका आंसर, कि मतलब उसको कैसा गद्दा प्रोवाइड करना है जो कि प्रेशर को रिड्यूस करके रखे। फिर आखिरी कह रहा है फॉलिक कैथेटर लगाएंगे तो हमको पता है कोई भी इन्वेसिव इन्वेसिव प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, ट्राई नहीं करना है। फिर कह रहा है एक 68 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट उसका क्या हुआ, कम हो गया, है ना। कह रहा है एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, मतलब उसको ऑल है, जबकि ऑल तो बच्चों में होता है, बट ठीक है इसमें ऑल है उसको। इज एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल, दी नर्स शुड असाइन दी पेशेंट, तो उसको क्या चीज़ असाइन करेगी, प्राइवेट रूम, सो शी विल नॉट इन्फेक्ट अदर पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर। कह रहा है उसको प्राइवेट रूम में डाल देगी ताकि वो बाकी को इन्फेक्ट ना करे। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमको पेशेंट को भी बचाना होता है, ज़रूरी नहीं दूसरे इन्फेक्ट ना हो, इस चीज़ पे ध्यान दें। तो इसमें प्राइवेट रूम, सो सी विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाई अदर पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो सही बात है, उसको हुआ क्या, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है ना, थ्रोम्बोसाइट्स भी उसके कम होंगे और उसको ल्यूकोपिनिया भी होगा, क्योंकि ऑल है उसको, तो उसके ल्यूकोसाइड भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब उसका WBC होगा ही नहीं, तो उसको क्या होगा, रिस्क का, इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस वजह से ऐसे फीमेल को क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे, ताकि दूसरे जो हेल्थ वर्कर हैं और जो दूसरे पेशेंट हैं उनसे क्या ना हो, उनसे उसको इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग प्रिडनीसोन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन इज़ दैट, प्रिडनीसोन क्या है, ये स्टीरॉयड है, ठीक है, ये पेन के लिए भी दिया जाता है प्रिडनीसोन। तो कह रहा है कि एक्यूट ल्यूकीमिया में प्रिडनीसोन क्यों देते हैं, मतलब ये स्टीरॉयड क्यों देते हैं। तो ये स्टीरॉयड क्या करता है, ये सप्रेस करता है माइटोसिस ऑफ लिम्फोसाइट, मतलब जो लिम्फोसाइट था, जो WBC था, उसका माइटोसिस नहीं होने देता, उसको डिवाइड नहीं होने देता है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा था, ल्यूकीमिया में WBC अनकंट्रोलेबली क्या हो रहा था, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही थी, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन हो रहा था WBC का, है ना, ल्यूकीमिया में। तो WBC का माइटोसिस नहीं होने देगा। तो स्टीरॉयड इसलिए यूज़फुल है ल्यूकीमिया में, क्योंकि ये विदाउट इनहिबिटिंग RBC एंड प्लेटलेट फॉर्मेशन इट ओनली कंट्रोल द ल्यूकीमिक सेल टू लिम्फोसाइट मल्टीप्लिकेशन इन ऑल, मतलब ये ल्यूकोसाइट का जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही थी, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, ये उसको नहीं होने देगा, लेकिन RBC के और प्लेटलेट के बनने को भी ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है पेशेंट विद ल्यूकीमिया इज रिसीव ब्यूसुलोफेन एंड एलोप्यूरिनॉल, नर्स टेल द पेशेंट द पर्पज ऑफ एलोप्यूरिनॉल इज टू प्रिवेंट। कह रहा है कि पेशेंट को ल्यूकीमिया हुआ, ठीक, ब्लड कैंसर हुआ, उसको एलोप्यूरिनॉल क्यों चल रहा है, ठीक। तो एलोप्यूरिनॉल देखो अब होता क्या, यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, एलोप्यूरिनॉल ड्यू टू सेलुलर डिस्ट्रक्शन, मतलब क्या होता है, जब एलोप्यूरिनॉल जैसे कीमोथेरेपी चलती है, ठीक है, कीमोथेरेपी चलती है तो बहुत सारी सेल जो है, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई थी सेल की, वो सारी सेल डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और जब सेल ख़त्म होती हैं तो वेस्ट मटेरियल के तौर पे यूरिक एसिड निकलता है, ठीक है, सेल के अंदर से। तो एलोप्यूरिनॉल यूज्ड टू डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल, तो ये जो एलोप्यूरिनॉल होता है ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है, ठीक है। तो जब कीमोथेरेपी चलती है तो उसमें एलोप्यूरिनॉल भी चलता है, वो इसी वजह से चलता है क्योंकि जो सेल मरी थी उससे जो यूरिक एसिड निकला था ये उसको कम कर देगा, ठीक है। तो एलोप्यूरिनॉल यूरिक एसिड को कम करता है, इसीलिए एलोप्यूरिनॉल
रीनल कैल्कुलाई मतलब किडनी स्टोन जो कि यूरिक एसिड की वजह से हो, उस किडनी स्टोन में भी देते हैं, और गाउट डिजीज़ में भी देते हैं, क्योंकि गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, तो एलोप्यूरिनॉल क्या करता है, यूरिक एसिड को कम करता है, मेनली इसका ये कारण है। तो ल्यूकीमिया हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद आता है हॉजकिंस डिजीज। हॉजकिंस डिजीज भी एक तरह का कैंसर ही है, मैलिग्नेंसी है, किसकी, लिम्फ नोड की। ठीक है, हाँ, तो हॉजकिंस डिजीज को हॉजकिंस लिम्फोमा भी बोलते हैं। इसमें मैलिग्नेंसी होती है अफेक्टेड लिम्फेटिक टिश्यू, जैसे कि लिम्फ नोड और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फ नोड और बी लिम्फोसाइट की मैलिग्नेंसी हो जाती है, मतलब बी लिम्फोसाइट और लिम्फ नोड में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो हॉजकिंस डिजीज किस चीज़ की बीमारी है, लिम्फेटिक सेल की, है ना, बी लिम्फोसाइट और लिम्फ नोड। फिर कह रहा है एपिस्टीन बार वायरस किस चीज़ को अफेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एपिस्टीन बार वायरस होता है ये मेनली बी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से नॉन हॉजकिंसंस लिम्फोमा होता है। ठीक है, नॉन हॉजकिंसंस लिम्फोमा होता है। फिर कह रहा है हॉजकिंस डिजीज़ में into children the sentinel node located at, तो कह रहा है जब किसी बच्चे को हॉजकिंस डिजीज होती है तो उसमें जो सेंटिनल नोड है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो सेंटिनल नोड का मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए। जो सेंटिनल नोड होता है इज ए टाइप ऑफ लिम्फ नोड। ठीक, तो ये क्या है, लिम्फ नोड का ही एक टाइप होता है जिसमें रिसीव ड्रेनेज फ्रॉम ट्यूमर एंड इज लाइकली टू हार्बर मेटास्टेसिस सेल बिफोर कैंसर सेल्स स्प्रेड एल्सवेयर। दूसरी जगह जाए जो कैंसर सेल है उसके पहले सारी कैंसर सेल इसी लिम्फ नोड के पास आती हैं। ठीक है, तो बच्चों में ये सेंटिनल नोड कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्लैविकल में। ठीक है, इसीलिए जो क्लैविकल जो लेफ्ट क्लैविकल होता है मेनली, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का लिम्फ नोड हॉजकिंस डिजीज में बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेटास्टेसिस होने के पहले, इधर उधर फैलने के पहले जो सेल होगी, ट्यूमर सेल होगी, कैंसर सेल होगी, वो यहीं पे आएगी, इसीलिए इसका नाम होता है सेंटिनल नोड। ठीक है, हॉजकिंस डिजीज में सेंटिनल नोड कहाँ पे होती है, लेफ्ट क्लैविकल में होती है। फिर कह रहा है ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए 10-year-old चाइल्ड सस्पेक्टेड टू हैव हॉजकिंस डिजीज। नर्स understand that which data are most characteristic of this disease। तो हॉजकिंस डिजीज उसको हुआ है, तो होगा क्या, आप देखो। तो इसमें क्या होता है, पेनलेस फर्म मूवेबल एडिनोपैथी इन क्लैविकुलर एरिया। मैंने बताया था ना, जो लेफ्ट क्लैविकल था उसको सेंटिनल नोड इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि वो क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, एडिनोपैथी मतलब इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, किसका, क्लैविकुलर एरिया का। ठीक है, यहाँ सर्वाइकल नहीं होगा, क्लैविकुलर एरिया होगा। क्लैविकुलर एरिया का जो लिम्फ नोड होगा वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन पेन नहीं होगा, पेनलेस होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, पेनलेस होता है। इनलार्ज्ड फर्म का मतलब होता है सख्त, नॉन टेंडर, पेनलेस मूवेबल नोड इन सुप्रा क्लैविकुलर एरिया, जिसको सेंटिनल नोड बोलेंगे। मे बी फर्स्ट इनलार्ज नोड इनटू द चिल्ड्रन, पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल नोड्स इन द नेक इज द फर्स्ट साइन ऑफ हॉजकिंसंस डिजीज। एक्सिलरी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इनग्विनल भी हो सकता है, लेकिन ये बाद में होगा। ठीक है, मतलब पहले सेंटिनल नोड होगा, मतलब क्लैविकुलर एरिया का नोड इनलार्ज होगा, उसके बाद एक्सिलरी नोड इनलार्ज होगा, उसके बाद में इंग्विनल नोड। ठीक, फिर कह रहा है कि जो हॉजकिंसंस लिम्फोमा है इसमें कहाँ का नोड जो होता है सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, कौन सा एरिया का लिम्फ नोड, तुमको पता है नेक का, है ना, क्लैविकुलर एरिया का। फिर कह रहा है कि टेक्निक यूज टू पैल्पेट लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड होता है उसको कैसे पैल्पेट करेंगे, तो पैल्पेट जो होता है उसको सर्कुलर मोशन में ही किया जाता है, 2 फिंगर से रोटेटरी मोशन में, ताकि कहीं भी छूटे नहीं। नोड को वैसे भी ऐसे ही क्या कहते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको सर्कुलर मोशन में
क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन में 2 फिंगर से रोटेट करके क्या करते हैं, पैल्पेट करते हैं। फिर कह रहे हैं एक पेशेंट है एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ सस्पेक्टेड हॉजकिंसंस डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट साइन वुड ए नर्स एक्सपेक्ट टू स्पेशली नोट इन द पेशेंट। तो अगर हॉजकिंसंस डिजीज़ का सस्पेक्टेड लग रहा है तो उसके में क्या होगा, वही लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएगा, साथ में रेड स्टीनबर्ग सेल भी देखने को मिलेगी। अब रीड स्टीनबर्ग सेल का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली में एबनॉर्मल जियांट मतलब बहुत बड़ा, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, सेल होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट ही क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रीड स्टेनबर्ग सेल इनटू लिम्फ नोड इज द क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक या हॉलमार्क ऑफ दिस डिजीज। तो रीड स्टेनबर्ग जो सेल होती है, यहाँ पे कह रहा है हॉजकिंस डिजीज है उसको, तो क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड बड़ा हुआ और रीड स्टेनबर्ग सेल। कह रहा है रीड स्टेनबर्ग सेल इन नोड आर फाउंड इन, कहाँ पे किस चीज़ में देखने को मिलता है, हॉजकिंसंस लिम्फोमा में, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। नॉन हॉजकिंसंस में बुर्किट्स लिम्फोमा बोलते हैं इसको, इसमें हेड और नेक का लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हॉजकिंस में बी लिम्फोसाइड इन्वॉल्व होगी और क्या होगा कि बी लिम्फोसाइड कैसा हो जाएगा, रीड स्टेनबर्ग सेल इसमें देखने को मिलेगी। फिर कह रहा है कि जो रीड स्टेनबर्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड जियांट सेल है, ये किसका हॉलमार्क होता है, तो ये किसका होता है, हॉजकिंस लिम्फोमा का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो माइलोमा होता है इसका ओरिजिन कैसे होता है। ठीक, मतलब माइलोमा कैंसर कैसे होता है। तो पहली बात तो माइलोमा होता क्या है, माइलोमा में जो बी सेल होती है ये उसी का कैंसर है। ठीक है, बी सेल का ही, मतलब जो हॉजकिंस डिजीज है उस वो भी बी लिम्फोसाइट का ही कैंसर था, ये भी बी लिम्फोसाइट का ही कैंसर है। तो कह रहा है ये होता कैसे है, लेकिन माइलोमा और उसमें अंतर क्या है, हॉजकिंस डिजीज में उसमें बी लिम्फोसाइट बड़ी हो जा रही थी, मतलब एबनॉर्मल उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ पे प्लाज्मा सेल का मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा। और बी सेल बनती किससे है, प्लाज्मा सेल से। हमने पीछे पढ़ा था ना कि इम्यूनोग्लोबिन्स और बी सेल जो होती हैं किससे बनती है, प्लाज्मा सेल से। अब होगा क्या कि प्लाज्मा सेल में ही कैंसर हो गया, तो बी सेल और इम्यूनोग्लोबिन भी ठीक से नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा या माइलोमा। तो माइलोमा में कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, प्लाज्मा सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, एबनॉर्मल मेलिग्नेंसी होने लगती है। ठीक है, इस वजह से बी सेल और आईजीजी का जो सिंथेसिस है वो भी ठीक से नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं माइलोमा। कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ विच प्रोटीन इन यूरिन इज सजेस्टिव ऑफ डायग्नोसिस मल्टीपल माइलोमा। कह रहा है कि जो यूरिन होता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन दिखने लगता है, किसमें, माइलोमा के केस में। तो वो जो प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन होती है, तो ये एक्चुअली में बेंस जॉन्स जो प्रोटीन है ये वही इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडी थी जो प्लाज्मा सेल से बन रही थी, तो एबनॉर्मल हो गई प्लाज्मा सेल, तो अब जो इम्यूनोग्लोबिन बनाएगी वो भी तो एबनॉर्मल बनाएगी, है ना, सही नहीं बनाएगी। और ये एबनॉर्मल जो इम्यूनोग्लोबिन है ये यूरिन में आने लगेगा, किडनी से इनफिल्ट्रेट होके यूरिन में आने लगेगा। तो यही जो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन था उसी को अब बोलेंगे बेंस जोन्स प्रोटीन। ठीक है, बेंस जोन्स प्रोटीन ये माइलोमा में देखने को मिलता है। अगर किसी को माइलोमा है तो उसके यूरिन में कौन सा प्रोटीन देखने को मिलेगा, बेंस जोन्स प्रोटीन। ये एक्चुअली में एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन ही है, क्योंकि माइलोमा में कहाँ पे गड़बड़ होता है, प्लाज्मा सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल एबनॉर्मली मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। मल्टीपल माइलोमा ऑल्सो कॉज हाइपरकैल्सीमिया। मल्टीपल माइलोमा के केस में कैल्शियम का नंबर भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे बोन टिश्यू जो है वो डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। ठीक है, एंड प्लाज्मा सेल इनटू द बोन मैरो। तो बोन मैरो और बोन का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, तो हड्डियाँ जब डिस्ट्रॉय होने लगेंगी तो उसमें कैल्शियम रिलीज होगा, और कैल्शियम कहाँ आ जाएगा, ब्लड में। इसलिए माइलोमा के केस में कैल्शियम बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और यूरिन में कौन सा प्रोटीन दिखेगा माइलोमा में, बेंस जोन्स प्रोटीन। ठीक है, फिर कह रहा है कि दी नर्स केयर फॉर
ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज ए प्रायोरिटी व्हेन केयरिंग फॉर दिस पेशेंट। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है, तो इसका मतलब और क्या है, ये एक ऑटो इम्यून है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया का मतलब क्या है, घटना, थ्रोम्बोसाइट घट जाएगा तो उस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग से परप्यूरा होगा, ठीक है। तो जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो उस केस में क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो इस केस में हमको क्या करना है, इंजरी से बचा के रखना है। तो इसमें किस चीज़ का रिस्क रहेगा, इंजरी का, ठीक है। There is destruction of circulating platelet causing thrombocytopenia, cause antiplatelet antibodies. So due to increased chance of bleeding tendency, risk for injuries, priority nursing diagnosis. मैंने बताया था ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिस केस में प्लेटलेट कम हो रहा है या एंटीकोगुलेंट चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस या फिर एनीमिया है किसी टाइप का, तो हमको ब्लीडिंग से बचाना होता है, इंजरी से बचाना होता है, ठीक है। फिर परप्यूरा किस चीज़ में देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, है ना, क्योंकि प्लेटलेट क्या होता है, घट जाता है, प्लेटलेट वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कह रहा है, तो अब ख़त्म हो गया, ठीक है, ये वाला भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट तो ब्लड वाला पूरा यूनिट ख़त्म हो गया, अब CVS स्टार्ट करना है।